आज हम करेंगे तुलना के आधार पर विशेषण। देखो ध्यान देना, या तो हम ये कह सकते हैं तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार, नहीं तो बहुत सारी किताबें कहती हैं कि ये विशेषण की अवस्थाएं हैं, मतलब कोई प्रकार विकार नहीं है, ये क्या है, विशेषण की अवस्थाएं हैं। और ये सारे विशेषण की अवस्थाएं नहीं होती, ये कुछ अनिश्चित वाचक जो विशेषण हैं वो, और कुछ गुणवाचक विशेषण हैं, उन्हीं में से कुछ की ही होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, अब आप अगर पूछें कि मैम तो इसमें सही क्या हम माने, तो ध्यान रखना सही इनका अवस्था ही है, मतलब ये कुछ विशेषण की अवस्थाएं हैं। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि मैम तुलना के आधार पर फिर क्यों रखा हुआ है, तो कुछ किताबों ने इसे तुलना के आधार पर भी दे दिया है। तो अब आप अपने दिमाग में ये चीज रखिए कि अगर कभी ऐसा प्रश्न आया कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आप पता कर लेंगे कि अवस्था के आधार पर विशेषण हमें पूछ रहा है। अगर ये पूछा कि तुलना के आधार पर विशेषण कितना होता है, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये विशेषण की अवस्था ही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो देखो, हम अगर विशेषण की अवस्था की बात करें या तुलना के आधार पर विशेषण की बात करें, तो यह है, इसकी अवस्था 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इन तीनों चीजों को समझ लो, यहाँ पर ये क्या है। मूलावस्था जो बना है शब्द, ये मूल प्लस अवस्था से बना है, यानी वो अवस्था जो विशेषण की मूल है। ठीक है, और उत्तरावस्था मतलब हो जाएगा कि इसमें दो चीजों की तुलना की जाती है। ठीक है, दो वस्तुओं की आपस में, दो या व्यक्तियों की आपस में जो तुलना होती है, तो किसके माध्यम से, विशेषण के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पे हमारी उत्तरावस्था होती है, और जो सब में से अच्छा या सब में से खराब जो दिखाया जाता है, या सब में से जो तुलना की जाती है, तो वो उत्तमावस्था कहलाती है। तो इसी को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, बहुत सरल है, आपको बाद में रटने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला दिया है मूल अवस्था, जिसे हम मूल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब मूल अवस्था में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो दिख जाएगी, दीर्घ संधि हो रही है। ये तो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर ये आ गया पॉइंट की मूल अवस्था में कौन सी संधि है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्या आराम से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, परिभाषा कह रही है कि इसमें शब्दों के मध्य किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, कुछ शब्द हैं हमारे, जैसे अच्छा, बुरा, उच्च, निम्न, श्रेष्ठ आदि, और भी हो सकते हैं, पर इस तरह से आपके सामने दिए। अब देखेंगे, हम वाक्य प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वाक्य प्रयोग करके इसमें समझने की कोशिश करूं। चलो यहाँ पे लिखना है, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, हमने कहा धीरज, धीरज एक अच्छा लड़का है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे, यह शहर बहुत उच्च है। ठीक है, चलो ये दो ही लिख लो, इसी से समझ में आ जाएगा। वाक्य लिख लिए, अब पहले इधर समझ लो। यहाँ पे देखो, धीरज एक अच्छा लड़का है, यह शहर बहुत उच्च है। ठीक है, ये दो वाक्य हम लोगों ने यहाँ पर देखे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में हमारा विशेषण कहाँ है, तो विशेषण है हमारा अच्छा। ठीक है, दूसरे वाक्य में हमारा विशेषण कहाँ है, बहुत नहीं है, उच्च है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को, अब आप ये देखो, पूरे वाक्य से आपको वाक्य के भाव से समझना है कि क्या इसमें किसी की किसी से तुलना हो रही है, क्योंकि हमें तुलना के आधार पर देखना है। तो इन वाक्यों में किसी से किसी की कोई तुलना नहीं हो रही, तो विशेषण का ये रूप कौन सा कहलाएगा, मूलावस्था। ठीक है, तो ये विशेषण की मूलावस्था है, क्योंकि विशेषण किसी से किसी की कोई तुलना नहीं कर रहा है, तो ये विशेषण की मूलावस्था है। अब देखो दूसरा, लिख लिया ये, चलो अब दूसरा दिया है हमारा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या कह रहा है कि इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, अथवा इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की आपस में तुलना करके किसी एक को अधिक या न्यून दिखाया जाता है, तो वहां पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। अब इसमें शब्द आपको कैसे देखने को मिलेंगे, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे आपको मिलेगा दोनों में अच्छा या दोनों में
बुरा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, या उच्चतर, निम्नतर, श्रेष्ठतर, ठीक है, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। तो लिखो, चलो इसमें उदाहरण करेंगे हम। जैसे हमने कहा धीरज अजय से अच्छा है। दूसरा वाक्य, दोनों शहर में, दोनों शहरों में से यह शहर उच्चतर है। दोनों शहरों में से यह शहर उच्चतर है। लिख लिया? अब देखो, ध्यान दो पहले, धीरज अजय से अच्छा है, दूसरा दोनों शहर में से यह शहर उच्चतर है। पहले वाक्य में हमें तुलना का आभास हो रहा है, लेकिन कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच। हम धीरज की अजय से या अजय की धीरज से तुलना कर रहे हैं, तो दो लोग हैं और दो लोगों में हमने जब की तुलना, तो यहाँ पर जो ये अच्छा है, ये विशेषण की कौन सी अवस्था कहलाएगी? उत्तरावस्था कहलाएगी, ठीक है, तो ये उत्तरावस्था होगी। अब दूसरा है, दोनों शहर में से यह शहर उच्चतर है, तो इसमें दोनों, दोनों शहर में, तो ये हमको पहले से ही बता रहा है कि दो में तुलना हो रही है, और इसमें यहाँ पर इसका जो शब्द है वो क्या बन के आया है? उच्चतर। तो ये हमारे विशेषण में कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही समझना, फिर हम इसको आपस में भी समझेंगे कि कैसे इनका अंतर होता है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में पॉइंट कह रहा है कि इसमें दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, अथवा सब में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाता है। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी उत्तमा अवस्था हो जाएगी, जिसमें हम उदाहरण देखेंगे, जैसे सब में से अच्छा, सब में से बुरा, उच्चतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम आदि, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे उदाहरण लिखेंगे हम, इसका भी उदाहरण लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, ने वाक्य लिखा, धीरज सभी छात्रों में, धीरज सभी छात्रों में अच्छा है। धीरज सभी छात्रों में अच्छा है। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, यह शहर उच्चतम है। अब मैंने जैसे मान लो ये वाक्य अधूरा सा ही लिया है, अगर मान लो हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ लें कि सुविधा के मामले में यह शहर उच्च है, पहला, ठीक है, तो उच्च आ गया हमारा मूलावस्था। या दूसरा लें, सुविधा के मामले में दोनों शहरों में से यह शहर उच्चतर है, तो दो में से तुलना हो गई। और तीसरा कहें कि सुविधा के मामले में यह शहर उच्चतम है, तो फिर सबसे तुलना हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ जाएगा कि हम उच्चतम शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ पर धीरज सभी छात्रों में अच्छा है, तो यहाँ पे हमने जो तुलना की है वो सभी छात्रों से की है, ठीक है। तो यहाँ जो विशेषण है अच्छा, ये हमारे विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था। यह शहर उच्चतम है, तो ये जो यहाँ पर हमारा विशेषण दिया है, तो ये विशेषण की उत्तमावस्था हो जाएगी। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे ऐसा हो सकता है कि आप इसको समझ ना पाए, यहाँ पर जैसे कि अभी तो हमने ठीक है पढ़ लिया, 2 दिन 10 दिन बाद फिर कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ऐसा पॉइंट बताती हूँ जिससे हमेशा के लिए याद रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये तो याद हो ही गया कि जिससे किसी की कोई तुलना नहीं होती, तो वो क्या होता है? मूल अवस्था होता है, ठीक है। और जिसकी सब में से तुलना होती है, सबसे, तो वो उत्तम होता है, मतलब उसको याद रखना है कि वो क्या है? उत्तम होता है। और जब हम उच्चतर की बात कर रहे हैं, यानी उत्तरा अवस्था जो आती है वो दो में होती है। तो आप दो चीज याद रख लो, जिससे किसी की तुलना नहीं तो मूल, और जिसकी सब में से तुलना तो वो उत्तम, और बीच में जो बचेगा वो दो वाला बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अवस्था देख रहे हैं, तो आपने ये देखा यहाँ पर कि हमने जब पहले अच्छा, ये हमारा मूल अवस्था में भी अच्छा ही है,
उत्तरावस्था में भी अच्छा ही है और उत्तमावस्था में भी अच्छा ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ विशेषण हमारे ऐसे हैं जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसे होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो जब उनमें कोई बदलाव नहीं होता तो उनकी अवस्था को आप कैसे पहचानेंगे? तो उनकी अवस्था को आप पहचानेंगे वाक्य के भाव से। तो वाक्य के भाव में अगर एक किसी से तुलना नहीं है तो मूल अवस्था, वाक्य के भाव में अगर दो से तुलना है तो उत्तरावस्था, और वाक्य के भाव में अगर सब में से तुलना है तो उत्तमावस्था। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन कुछ विशेषण ऐसे हैं जिसमें विशेषण की अवस्थाएं बटती हैं और वो स्पष्ट रहती हैं। जैसे यहाँ पे उच्च आ गया, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये मूल अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा उत्तरावस्था, तो ध्यान देना इसमें उच्च शब्द में हमने क्या लगाया है? तर लगाया है। तो अब ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि हमने जो तर लगाया है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको तर, उत्तरावस्था में ये तर दिख रहा है ये। ठीक है, तो जिसमें तर रहे तो तर को तर के साथ ही खोजना है, तो इससे आपको याद रहेगा। समझ गए क्या हुआ? कहाँ पे मैच नहीं है? भगवान क्या करूं मैं, ये ऐसे पे ही घुस। अभी इससे जस्ट पहले क्या बताया था कि कुछ विशेषण आपके ऐसे होते हैं जिनकी अवस्थाएं बदलती नहीं है, तो उनको पहचानना है किसके अकॉर्डिंग? भाव के अकॉर्डिंग। अभी दूसरा तरीका बताया है कि जिनकी अवस्थाएं होती हैं उनको कैसे पहचानना है, तो इसके अकॉर्डिंग। अभी कह रहे हैं ऊपर कहाँ पहचान हो रही है, मतलब अभी इससे पहले जो कैसे? अरे तो ये दूसरे के लिए ही तो है, तो पहले वाले में क्यों जा रहे हो? वो वाला पॉइंट मत करो जो अभी मैं डांट रही थी, है ना जिस वाले पॉइंट पे, वो मत करो ना। तो क्या समझे? पहले वाले को आप किससे समझेंगे? भाव से। ठीक है, अब बहुत सारे देखो, जो पहला वाला पॉइंट दिया है ना, ये रेयर आएगा परीक्षा में। ठीक है, ये अगर आएगा तो वाक्य प्रयोग में ही आएगा, लेकिन जो अभी दूसरा बता रही हूँ ना, ये बिना वाक्य के आएगा। तो खतरा उसमें है जो बिना वाक्य के आएगा, तो उसके लिए पहचान बता रही हूँ ऐसी जिसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो समझ लो। तो यानी जब अगर किसी शब्द में तर लगा होगा तो आप समझ जाना कि तर से तर वो कौन सा है? उत्तरावस्था। ठीक है, और वहीं पे जब हम देखते हैं उच्चतम की बात हो रही है तो ये हमारा क्या आ गया? तो ये हमारा उत्तमावस्था हो गया। तो उत्तमावस्था को पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास? तो तम से हो जाएगा, इसमें तम लगा हुआ है तो यहाँ पे भी तम दिख रहा है आपको, तो जो तम वाला है तो वो तम के साथ आ जाएगा, यानी उच्चतम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपकी परीक्षा से जो प्रश्न बनते हैं वो ये तो जब वाक्य में आएंगे तो आपको फिर ये ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी बताई है आपको, ये तो आपको वाक्य के भाव से पता चल जाएगा। इस ट्रिक को देखने की जरूरत आपकी तब होती है जब आपकी परीक्षा में आपके सामने शब्द दिया होता है। जैसे मान लीजिए शब्द दिया है श्रेष्ठ ठीक है, शब्द दिया है श्रेष्ठतर और शब्द दिया है श्रेष्ठतम। अब मान लो कि आपसे पूछा जाए इसमें कि बताइए इसमें कौन सा शब्द है जो उत्तरावस्था का है, तो आप कैसे पहचानेंगे? उत्तरावस्था त्र दिया तो तर से आप पहचान लेंगे। ठीक है, और पूछा उत्तमा अवस्था कौन है, तो उत्तमा में तम हो गया, तम से पहचान लेंगे। तो ये पहचान के लिए दिया, समझ में आई बात? और अगर पूछा कि मूल अवस्था, तो मूल अवस्था में कुछ है नहीं, जिसमें कुछ लगा ही नहीं है वही मूल अवस्था वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बहुत सारे शब्द जो हैं वो इसी तरीके से आते हैं, यानी ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब कैसे? जैसे आपके उदाहरण में दिया है निम्न के साथ निम्नतर लग रहा है, निम्नतम लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से उच्च के साथ लग रहा है, श्रेष्ठ के साथ लग रहा है। इसके अलावा और भी शब्द आ जाते हैं, जैसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ऐसे भी आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, तो इनमें आपको पहचानना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में जो एक पॉइंट आता है यानी इसी तुलना वाले उससे, तो ये आता है वाक्य शुद्धिकरण में। और वाक्य शुद्धिकरण में कैसे आएगा? वो आपसे कहेगा कि इन सभी शहरों में यह शहर उच्चतर है। वाक्य आपको ऐसे दे दिया और फिर आपसे कहेगा कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो आपको जो यहाँ पे देखना होता है वो देखेंगे कि जब सभी शहरों की बात हो रही है तो उच्चतर क्यों लगा रहा है, वो क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है ना प्रश्न, तो वही ये होता है कि इस शहर में चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही मतलब दोनों शहरों की तुलना में इस शहर में चिकित्सा व्यवस्था उच्चतम है। तो वो जो आता है तो वहां पे जब दोनों शहरों की बात हो रही है तो उच्चतर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना। फिर साथ में एक प्रश्न और आता है कि दोनों चोटियों में से यह चोटी उच्चतम है। तो वहां पे आपको पता है कि जब दोनों चोटी की बात हो रही है तो वो क्या होगा? उच्चतर होगा। तो ये दो वाक्य आपके जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि सही है, ये तो शुद्ध ही है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण की अवस्था है वो आपकी इस वाक्य शुद्धिकरण पे काम करती है। और
अगर आपकी परीक्षा में ऐसे सिंगल सिंगल शब्द रख के आते हैं कि इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो अगर ऐसे दिया अच्छा शब्द दे दिया कि अच्छा शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है और सिंगल शब्द रखा हुआ है तो कौन सी होगी? मूल अवस्था। अब ये मत कहना कि मैम जब वाक्य बनाया था तो तीनों में एक जैसी थी, तो ध्यान रखना क्योंकि वो हमेशा मूल अवस्था में ही रहती है, हमें अन्य दूसरे शब्दों के साथ जाकर उसकी अवस्था बदलनी होती है। तो अगर आपसे वो पूछेगा कि किस शब्द युग्म में विशेषण की उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है, तो वो आपसे पूछेगा दोनों में से, तो वो हो गई उत्तरावस्था। आपसे कहेगा सब में से, सभी में, ठीक है, तो वहां पर आपकी हो जाएगी उत्तमावस्था। समझ गए ना? तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ही सरल है ये, बस थोड़ा सा आता है। अंत में नोट देख लो। कौन सा नोट? वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य जो ये तो वाक्य शुद्धिकरण के नियम में करेंगे, 3 तरह से करके जो बताए थे वो आपके उदाहरणों में लिखे हुए हैं, तीनों में अलग अलग। हाँ हाँ, वो उदाहरण में लिखे तो हैं सब में, देखो जैसे में अलग अलग तो लिख लो। अरे ट्रिक की बात कर रहे हो? ट्रिक को लिख लो। हाँ वो तो आप लोगों को लिखनी है ही, उसे तो लिख ही लो। यहाँ पे लिख लो जिनमें तर लगा होता है। मान लो ना याद रहे तो फिर क्या कह रहे हो तुम दोबारा से बताओ ना। चलो क्लास के बाद पूछ लेना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है? तो मैं बता तो रही हूँ, वाक्य शुद्धिकरण में लिखवाएंगे उसको। जो मैंने अभी छुड़वाया है आप लोगों को, सिर्फ अभी बता दिया है, वो वाक्य शुद्धिकरण में। जब वाक्य शुद्धिकरण की बात जहां पे मैं बता रही हूँ वाक्य शुद्धिकरण में ही करेंगे हम, वहां लिखेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा नहीं रही हूँ उस चीजें, ठीक है? और तम में लिख लो, तम लगेगा। इसके बाद आता है अगला पॉइंट। पॉइंट दिया है रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण। ध्यान देना, ये पॉइंट ऐसा है आपका जिसे पढ़ने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये बस ऐसे ही दे दिया है। जो शब्द दिए हैं ना विकारी और अविकारी, ये पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमारे छात्र कई बार, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, विकारी पद पढ़ रहे हैं। अब विकारी पद में भी विकारी और अविकारी आ जाएगा, और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ विशेषण जो है वो आपके अविकारी हैं, कुछ विशेषण आपके विकारी हैं। तो आप फिर अपने दिमाग में ये वाली बात कहोगे कि मैम जब ये अविकारी हैं तो हम इनको विकारी में क्यों पढ़ रहे हैं, हम फिर अविकारी में जाके पढ़े ना। और ये आप लोगों का सवाल बिल्कुल जायज़ होगा, लेकिन जिन हमारे महानुभाव महादेव ने जो यहाँ पे बनाया है, ये डिज़ाइन किया है, उसे भी तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से दे देगा। तो आपको समझना है ये आंख से देखने के आधार पर विकारी और अविकारी हैं, पर रियल में ये विकारी और अविकारी नहीं होते हैं, ठीक है? कभी परीक्षा में प्रश्न बनेगा उसके आधार पर होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो पॉइंट का है इसका मतलब क्या है पहले ये समझेंगे। रूप परिवर्तन का मतलब क्या है यहाँ पे? तो रूप परिवर्तन का मतलब है कि लिंग या वचन के आधार पर शब्दों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है? तो वो जो रूप में परिवर्तन हो रहा है उस आधार पर विशेषण को 2 प्रकार में बांट दिया है कि एक विशेषण होता है विकारी, विकारी का मतलब परिवर्तन होने वाला, और एक का हो गया है अविकारी। मैं सोच रही थी कि अगर इसको विकारी और अविकारी ना लिख के महान व्यक्ति अगर इसको परिवर्तित और अपरिवर्तित लिखते तो शायद हमारे छात्रों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा नहीं होता, लेकिन लिखना विकारी और अविकारी करके उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसको बहुत सावधानी से समझना, अपने दिमाग में आप ये रखना कि विकारी का मतलब परिवर्तन और अविकारी का मतलब परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ये ऐसे समझ लो कि कुछ विशेषण जिनमें परिवर्तन हो जाता है और कुछ विशेषण जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि विकारी विशेषण वो है जिस विशेषण में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर काला शब्द है, इसका स्त्रीलिंग काली हो जाता है, इसका बहुवचन काले हो जाता है, ठीक है? उसी तरह से पतला शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पतली, इसका बहुवचन पतले। इसी तरह से मोटा का स्त्रीलिंग मोटी और इसका बहुवचन मोटे, ठीक है? तो ये परिवर्तन दिख रहा है आपको। तो ऐसे जो शब्द रहेंगे तो आपसे कोई ऐसा कह सकता है कि इसमें विकारी विशेषण कौन सा है, तो आपको ये देख लेना है जिस विशेषण की तीनों अवस्थाएं बन रही हो, ये जैसे मोटा मोटी मोटे, पतला पतली पतले, तो ऐसे बनता हो जैसे अच्छा अच्छी अच्छे, बुरा बुरी बुरे। तो ये आप वहां पर देखकर ऐसे अपने दिमाग में देख के पता कर लेंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारे विकारी होते हैं। वाक्य प्रयोग कर लो इसमें जैसे। अब इसमें क्या प्रयोग करना है, क्या लिखना है, तो ऐसे लिखो जैसे हम कहते हैं, मान लो हमने कहा काला घोड़ा, ठीक है? अब हम जैसे स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो हमने कहा जैसे काली गाय,
तो गाय स्त्रीलिंग हो गई, इसके साथ ये किस में बदल गया, काली शब्द में। घोड़ा पुल्लिंग हो गया, तो इसके साथ ये पुल्लिंग शब्द में बदल गया। तो इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होने के कारण ये वाला जो विशेषण है वो क्या रहेगा, ये विकारी विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे हमने कहा पतला लड़का, पतली लड़की, और जैसे बहुवचन बना लें पतले लोग। लोग शब्द क्या है, बहुवचन होता है ना, ले लगा रहे हैं हम इसके साथ। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इनमें जो परिवर्तन हो रहा है किसके आधार पर, वचन और लिंग के आधार पर। तो इसलिए इन विशेषण को अगर रूप परिवर्तन के आधार पर बोला जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे, अर्थात परिवर्तनीय या जिनमें परिवर्तन होता है। समझ गए। अब कुछ ऐसे भी विशेषण होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे दिया हुआ है हमारा, जैसे जिस विशेषण में लिंग वचन के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द दिए हैं, जैसे सुंदर, भारी, कठोर, कमजोर, दृढ़, नमकीन, कोमल, गरम, नवीन आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता, तो अगले पेज पे इनका उदाहरण लिख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लोग। क्या इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है? जैसे देखो एक शब्द आता है भारी मेज, भारी पत्थर, जैसे भारी लकड़ियां, लकड़ियां। क्या लिख दिया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं लड़का कैसा, सुंदर, तो ये सुंदर ही है। जब हम कह रहे हैं लड़की कैसी, तो लड़की भी सुंदर। तो इस सुंदर और इस सुंदर में कोई रूप परिवर्तन हुआ नहीं। अगर हम कह रहे हैं लोग कैसे, सुंदर, तो ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और इस सुंदर में कोई अंतर नहीं है। तो जब इनमें कोई अंतर नहीं आया है तो इनको क्या कहा गया है, अविकारी विशेषण। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जिसने भी ये बनाया उसने इसको बनाकर छोड़ दिया, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर ये हमारा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे मान लो दिमाग में बच्चे के फिर यही आएगा, जब इनमें लिंग वचन का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इनको फिर विकारी में क्यों पढ़ रहे हैं, इनको अविकारी में ना पढ़ते हम। तो क्या आपको लगता है क्या वास्तव में सुंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा? हो रहा है। जब हम कह रहे हैं सुंदर लड़की, तो उस समय अप्रत्यक्ष रूप से ये सुंदर एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, बिना रूप को बदले। और जब हम कह रहे हैं लड़का, सुंदर लड़का, तो ये जो सुंदर है ये एक वचन पुल्लिंग है। और जब हम कह रहे हैं लोग, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुवचन पुल्लिंग है। तो इनके भाव में अंतर आ रहा है पीछे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इनको विकारी में पढ़ते हैं। तो अब यही हम कहते हैं कि इनको ऐसे कहना कि विकारी और अविकारी, ये गलत है तरीका। ऐसे ही हम लोगों ने उसमें भी रखा था, जब किसमें, इससे पहले किसमें पढ़ा था हमने, सर्वनाम में। सर्वनाम में ही था ना कि विकारी परिवर्तन होने वाला अगर इस तरह का आ जाए। तो अब इस बात से आपको क्या समझ में आया, अगर कभी किसी भी मान लो ऐसा किसी संज्ञा के साथ या किसी सर्वनाम के साथ या किसी क्रिया के साथ या विशेषण के साथ अगर विकारी और अविकारी लगा के रख दिया जाए और आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए, तो अपने दिमाग में इनका मतलब परिवर्तन से लगा लेना कि इनमें, इनकी शकल में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाव में परिवर्तन तो आता ही आता है, तभी तो वो विकारी में रखे हुए हैं। अब बात वही आए कि लिखने वाले से कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला हो तो पता चले कि भाई तुम जो लिखने जा रहे हो वो आगे किसी के लिए सरदर्द बन सकता है। तो वहां पे लिख दिया आपने, लिख के कह दिया हमने कुछ अलग नया रिसर्च कर दिया। अब वहीं यहाँ पे क्रॉस फिर आता है कि फिर बच्चा यही कहेगा तो ऐसा क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है, रहस्य क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब इसी क्रम में जैसे ये चल रहा है, इसी क्रम में
एक छात्र ने प्रश्न किया था, एक प्रश्न ये था, जैसे शब्द आता है बाहर। बाहर शब्द जो है जब आप इसको पढ़ोगे तो ये एक अविकारी शब्द है, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण में, तो ये क्रिया विशेषण है। तो बाहर है, अब ये अविकारी पद है, अब इसी बाहर से एक शब्द बनता है बाहरी, ठीक है, और जो ये बाहरी बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, ठीक है। अगर हम कहें बाहरी दीवार पर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमने कहा बाहरी दीवार पर, तो ये दीवार का क्या हो गया है, विशेषण हो गया है। और कौन सा वाला विशेषण हो जाएगा, बताओ, अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। गुणवाचक, ना तो संख्या बता रहा, ना मात्रा बता रहा, ना सर्वनाम है, तो बचा किसमें, गुण में, गुण ही बता रहा है। और अगर मैं पूछूं गुण में कौन सा वाला, तो ये स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है, तो स्थानवाचक हो जाएगा, बाहर या भीतर, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए, और सारी चीज जो है वो आपके नाम से ही चलता है, भाव से ही चलता है, ठीक है। तो पता चल गया कौन सा होगा, गुणवाचक में भी स्थानवाचक होगा। अब यहाँ पे छात्र का सवाल ये था कि जब ये बाहर हमारा क्रिया विशेषण है और एक अविकारी शब्द है, तो ये विशेषण कैसे बन गया, ये तो विशेषण बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन होता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने पहले दिन भी ये बताया था, आपके दिमाग में भी प्रश्न आ सकता है कि हाँ सवाल तो जायज था। तो ध्यान रखना कि विकारी और अविकारी पदों को हमने किस आधार पर पढ़ा है, लिंग, वचन, कारक, काल, इन 4 तरीकों से उनमें कोई परिवर्तन होता है तो वो विकारी कहलाएंगे, और अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी कहलाएंगे। अब ये जो बाहर शब्द से बाहरी बना है, ये बना है प्रत्यय विधि से। ये किससे बना है, प्रत्यय विधि से। तो हम प्रत्यय लगाकर तो किसी शब्द को कहीं का कहीं बना देते हैं, हम भाववाचक संज्ञा में भी बदलते हैं, हम संज्ञा से विशेषण में भी बदलते हैं, और फिर हम किसी क्रिया विशेषण से उसका विशेषण या क्रिया विशेषण से उसकी संज्ञा भी बनाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बाहरी शब्द हमने बनाया है वो ना तो लिंग के आधार पर है, न वचन, न काल, न क्रिया, न कारक के आधार पर है, किसके आधार पर है, प्रत्यय के आधार पर, और प्रत्यय के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझने होते हैं। तो ये विशेषण आपका यहाँ पे समाप्त होता है। एक अंतिम टॉपिक आपका रह जाता है जो विशेषण में है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, देखेंगे इसे। प्रविशेषण परिभाषा कहती है कि जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो शब्द आपका प्रविशेषण में प्रयोग होता है वो विशेषण भी बन सकता है, ठीक है, और जो विशेषण बनता है वो प्रविशेषण के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। विशेषण हमारे वो थे जिनको जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, और प्रविशेषण वो हैं जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। चलो वाक्य प्रयोग करना यहाँ पर, इसमें लिखेंगे हम। जैसे हमने पहला वाक्य लिखा, हमने कहा धीरज एक अच्छा लड़का है। धीरज एक बहुत अच्छा लड़का है। हम इस वाक्य को चाहें तो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, धीरज अच्छा लड़का है, ऐसा भी बोल सकते हैं, धीरज बहुत अच्छा लड़का है, धीरज एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो हर वाक्य से चीजें जो हैं आपकी थोड़ी थोड़ी प्रभाव डालती हैं। दूसरा वाक्य लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने कहा वह बहुत खराब लेखक है। तीसरा वाक्य लिखिए, उसका घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, सामने बाद में लिखना, पहले समझ लो। धीरज एक बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा कहाँ है, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा लड़का। लड़का क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा, इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। तो जब ये विशेषण हो गया, ये विशेषण है, तो ये विशेषण किस संज्ञा का है, इस संज्ञा का, तो इसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, विशेष्य।
यानी जिसका विशेषण बताया जा रहा है उसी संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। तो लड़का विशेष्य हो गया और अच्छा विशेषण हो गया। अब अच्छा भी कितना अच्छा है, बहुत। तो ये बहुत जो है अच्छा की ही विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। तो ये प्रविशेषण। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक है, क्या ये एक संख्यावाचक है? नहीं, ये संख्यावाचक नहीं है। ये एक तरह से उसको निश्चित कर रहा है। एक कभी भी संख्यावाचक में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये निश्चित कर रहा है उसको, ये प्रविशेषण के रूप में काम करता है, ठीक है। जो एक आता है वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है। क्योंकि बहुतों में, मतलब बहुत भी कैसा, एक उसको क्या कर रहा है, समय से निकाल के एक तरफ कर रहा है, तो ये किसी ना किसी रूप में इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एक भी क्या होता है, प्रविशेषण होता है, ठीक है। तो कभी एक लड़का खाना खाता है, तो ये दरअसल ये जो, अब आप सोचो, ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। लिख लो, ये पॉइंट अच्छा तुमने उठाया है, आगे आ जाएगा। जैसे वाक्य इसी में जहां आपका स्थान अब नीचे बचा हुआ है, वहीं पे आप मतलब लाइन खींच लेना और उसमें लिखो, यही वाक्य लिखो, एक लड़का खाना खाता है। सेंटेंस गलत नहीं हो रहा है, एक भाव लेके जा रहा है, उस भाव को समझना है। जैसे हम बोल रहे हैं एक लड़का खाना खाता है, ये वाक्य किसी ने बोला। अब ये बताइए कि आपको एक लड़का से कौन लड़का समझ में आता है? जैसे ही हम बोलते हैं कि एक लड़का खाना खाता है, आपको इस एक से यहाँ पे ये लड़का कौन लड़का समझ में आता है? अब ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। अगर मैं ये एक हटाकर यह रख दूं या वह रख दूं, तो ये क्या करेगा, निश्चित करेगा एक तरह से, ठीक है। और उसको क्या बना देगा, मतलब पूरी तरह वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक, अगर मैं इस एक के स्थान पर इस एक को हटाकर अगर ये रख दूं कोई, तो अब इस वाक्य को देखो कि कोई लड़का खाना खाता है और एक लड़का खाना खाता है, दोनों का भाव एक ही जैसा जा रहा है। हमें तब भी नहीं पता कौन लड़का है जब हम कह रहे हैं एक लड़का खाना खा रहा है, और जब हम कह रहे हैं कोई लड़का खाना खा रहा है, हमें तब भी नहीं पता कि कौन खा रहा है। हमें बस इतना पता है कि कोई है जो खाना खा रहा है। तो ये जो एक है, ये संख्या का बोध नहीं करा रहा, ये किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो इसीलिए ये जो विशेषण जब कहलाएगा तो ये अनिश्चित वाचक कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिख लो पूरा। क्यों यहाँ पर ये आ रहा है हमारा, क्योंकि लड़का है उसकी हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसको बताता है, संख्या को बताता है। और ये कैसी संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या की अनिश्चित, अनिश्चित संख्या बता रहा है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। और ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है आपका, मतलब ये एक देकर सेम टू सेम नहीं है, बाकी किसी और तरीके से है, तो एक ये आपका आया हुआ। जब एकदम से ये संज्ञा से ठीक पहले लगा हुआ है तो आपका ये रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर रहेगा, और जब इनके बीच में अगर कोई एक विशेषण आ जाएगा तो ये प्रविशेषण बन जाएगा, जैसा कि हमने पीछे देखा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखो, प्रविशेषण पे हम चल रहे थे, प्रविशेषण को समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा ना, इस लड़का के बीच में ये अच्छा आ गया, और तो ये बहुत और एक जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण बन गया। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, लेखक कैसा है, खराब है, तो ये खराब क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। और कैसा खराब है, बहुत खराब, तो ये बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण है। अब वहां पे दिया हमने आगे कि उसका घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई विशेषण है, इसमें विशेषण नहीं है। तो फिर इसमें क्या है, इसमें दरअसल यहाँ पर क्रिया है। ये क्या है, क्रिया। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अब क्रिया तो हो गई तेज, यानी क्रिया विशेषण तो तेज हो गया। अब कैसा तेज, अधिक, तो ये इसको और इसको फोकस कर रहा है, तो यहाँ अधिक, और अधिक भी कैसा, बहुत, तो ये बहुत और अधिक दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, प्रविशेषण होंगे। ये तभी तक के लिए आपके लिए अनजान है जब तक आपने ये पढ़ा नहीं है, और जब पढ़ लेते हैं तो ये इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं, ठीक है। और परीक्षा में आ जाता है, एक प्रश्न में मिल जाता है। कौन से वाले में? नहीं, इसमें सिर्फ एक विशेषण और एक विशेष है, क्योंकि एक और बहुत तो प्रविशेषण है ना, तो प्रविशेषण में आ गए।
वो जो हमसे पूछेगा, अगर वो विशेष से कहता है तो आप उस संज्ञा को ढूंढिए जिस संज्ञा का विशेषण है, तो वो विशेष्य हो गया। और अगर वो आपको कहता है कि विशेषण खोजो, तो फिर आपको वो विशेषण खोजना है जो विशेषण बता रहा है। ये अक्सर और हमेशा में मैंने कहा हिंदी में तो 95% रहेगा, क्योंकि आपने स्थान के आधार पर पढ़ा है ना, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो अगर विशेषण आपका बाद में है तो बाद में भी आ सकता है। अब जैसे हमने कहा कि यह चांदी खोटी सी है, और ये वाक्य अगर आपसे पूछ लिया और आपसे कहा कि इसमें विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बताइए, तो आपको पता है कि इसमें चांदी वो जो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो एक है, विशेष्य हो गया, लेकिन अब उससे पहले यह जो है ये भी तो एक विशेषण है, उसका सार्वनामिक विशेषण है। तो एक विशेषण वो और दूसरा खोटी सी गुणवाचक विशेषण। तो एक इसमें सार्वनामिक विशेषण है और एक इसमें गुणवाचक विशेषण। तो दो विशेषण हो गए और एक विशेष्य हो गया। तो अब जो आप लोगों को समझना है वो यही समझना है। तो पूरी कहानी समझ में आ गई। अब परीक्षा में आपके प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लो जो इस तरह से दिया है कि जैसे वह बहुत खराब लेखक है, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें खराब जो है ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक हो जाएगा। तो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है, तो आपको विशेषण पहचानना होगा और फिर विशेषण में वो कौन सा है। और मैंने आपसे कहा कि अगर गुणवाचक की समझ में ना आए कि गुणवाचक है या ना, तो आपके पास तरीका है, देख लो कि वह शब्द संख्या बता रहा है, अगर नहीं बता रहा तो संख्यावाचक नहीं। वह शब्द मात्रा का बोध करा रहा है, अगर नहीं करा रहा तो परिमाणवाचक नहीं। क्या वह शब्द कोई सर्वनाम है, नहीं, तो सार्वनामिक नहीं। तो बचा क्या, गुणवाचक। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा, बहुत ही सरल है। तो हम लोगों ने विशेषण में क्या सीखा, एक बार दोहराएंगे। चलो तो दोहराओ, अब आपके पास नोटबुक है, अब दोहराओ। आप लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी, और विशेषण की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, विशेषण प्रयोग के आधार पर यानी व्याकरण के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक जो गुण और दोष को बताते हैं गुणवाचक कहलाते हैं। ये आपका सामान्य सा है, यदा कदा पूछा जाता है, मतलब मान के चलो 20% पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद आता है संख्यावाचक, जो संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, और अनिश्चित जो संख्या का बोध नहीं कराएंगे निश्चित रूप से। तो निश्चित हो गए 5 प्रकार के, कौन कौन से, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो क्रम जो पहला आ गया गणनावाचक यानी गिनती, तो गिनती का बोध कराने वाला गणनावाचक, क्रम का बोध कराने वाला क्रमवाचक। क्रम कैसे होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहली दूसरी तीसरी, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, तीसरा आवृत्ति, आवृत्ति को बताने वाला दोहराव, और दोहराव किससे समझ में आता है, गुने से। ठीक है, तो गुना या गुनी, संख्या के साथ गुना या गुनी जहां लगा होगा वो आवृत्तिवाचक कहलाएगा। चौथा आता है समुदायवाचक यानी समूह, तो जहां पर भी आपको संख्या बहुवचन रूप में दिखे, है ना, संख्या कोई भी, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छहों, और ये देख ध्यान रखना 9 तक चलेगा। अगर 10, मान लो ऐसे कहे 10 छात्र स्कूल आए थे, तो 10 छात्र स्कूल आए थे, ये अनिश्चित में पहुंच जाता है, वहां तक नहीं पहुंचता इतना। ठीक है, आपको वाक्य ऐसे बताएगा जो आपको ये निश्चित करेगा कि ये टोटल संख्या बता रहे हैं। जैसे मान लो ऐसे कहें कि समूह के 15 छात्र एक साथ आ गए, तो इसमें अनिश्चितता है कि निश्चितता है, निश्चितता है, क्योंकि समूह के 15 छात्र एक साथ आ गए, मतलब कुल संख्या 15 ही थी। ठीक है, तो सारे आ गए, तो वहां पे निश्चितता। और अगर हमने जैसे कहा कि सड़क पर 50 लोग खड़े थे, तो इसमें अनिश्चितता है, तो ये 50 क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। बस इतना याद रखना। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ, हिंदी व्यवहार है और कुछ नहीं है। बस ये अंतर है कि आपको किसी ने हिंदी उस तरह से समझाई नहीं है। हिंदी में कुछ भी नहीं है, वो व्यवहार है जो आपको समझ में आता है, और हिंदी के नियम भी आपके व्यवहार से ही बने हैं, जैसे आप बोलते हो चलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समूहवाचक हो गया। प्रत्येकवाचक में जब हम पूरे ग्रुप का एक बना देते हैं, हर एक या हर लगा होता है संख्या के साथ, ठीक है, तो प्रत्येकवाचक हो जाएगा। गणनावाचक 2 प्रकार का था, पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक है, जिसमें संख्या पूरी पूर्णांक और जिसमें संख्या आधी अधूरी या दशमलव के साथ अंक, तो वो अपूर्णांक। ठीक है, उसके बाद हमने अनिश्चित देखा। अनिश्चित में तो शब्द याद ही है आपको, कम, ज्यादा, अधिक, जो निश्चित ना बताएं। तो अगला आ गया हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो मात्रा का बोध कराएगा, ठीक है, मापतोल का बोध कराएगा। तो ये भी 2 प्रकार का, निश्चित और
अनिश्चित। तो जो निश्चित मात्रा का बोध कराएगा निश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा, और जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। ये बिल्कुल सरल है। इसमें इससे आपकी परीक्षा में 5% ही संभावना होती है परीक्षा में प्रश्न आने की। निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, सॉरी, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इन दोनों से संभावना बनी रहती है परीक्षा में आने की, क्योंकि दोनों में आपस में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि कैसे आप उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जो संख्या वो संख्या, जो मात्रा वो मात्रा, परिमाण। ठीक है। इसके बाद सर्वनाम यानी सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी भी संज्ञा के पहले रखा हुआ है, किसी भी प्रकार का है, वो सर्वनाम सर्वनाम न कहलाकर उस समय सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें हमें कुछ देखना ही नहीं है कि निश्चित है कि अनिश्चित है। जैसे हमने कहा कोई लड़का, हमने कोई लड़का जैसे बोल दिया तो लड़का से पहले कोई शब्द रखा हुआ है, कोई एक सर्वनाम है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जाएगा कि मैम ये हमारा अनिश्चित सर्वनाम होगा, मतलब अनिश्चित विशेषण होगा, या ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके दिमाग में जा सकता है जो हमने दिया है। कौन सा? देखो कैसे, जो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में बन सकता है। हमने अनिश्चित भी तो सर्वनाम वो पढ़े हैं ना, विशेषण अनिश्चित। हाँ, बीच में भी होगा, बाकी की शुरू और इसमें नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी। जैसे मान लो हम ऐसे कहें, हमने अगर ऐसे बोला दीपक के साथ एक लड़का बाजार जा रहा था, वाक्य हो गया दीपक के साथ एक लड़का बाजार जा रहा था। तो इस एक का मतलब यहाँ संख्या नहीं है, मतलब कोई था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे आपने यहाँ पे रखा कि एक लड़का दिया, अब इसमें इस एक का अर्थ जो है किससे आ रहा है? सेंस कोई से आ रहा है। तो इसको मैंने आपसे बोला कि आप इसको किस में रखेंगे? ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस एक को हटाकर कोई रख दिया गया तो ये क्या कहलाएगा? इस पॉइंट को समझो, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न बना भी है और रहेगा भी। देखो अभी आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे एक रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? संख्यावाचक। एक शब्द क्या है? संख्यावाचक। तो हमारा जो ये टॉप वाला विशेषण है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन संख्यावाचक हमारे दो प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो उस वर्ग में ये निश्चित है कि अनिश्चित है? उस वर्ग में ये अनिश्चित है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन। ठीक है, इसलिए हमने अनिश्चित संख्यावाचक इसको रखा है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको हटा दें, ठीक है, ये हमने हटा दिया, और ये हटाकर हमने यहां पर क्या रख दिया? कोई। तो अब ये बताइए कि ये जो कोई शब्द है ये आपको सर्वप्रथम कहाँ मिला था? सर्वनाम में। कहाँ मिला था? सर्वनाम में। और सर्वनाम में कौन सा था? अनिश्चित था। ठीक है, तो इस चीज के चलते हमारे छात्र कई बार कोई लड़का खाना खाता है, इस कोई को अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित अनिश्चित विशेषण में रख देते हैं, और वो हो जाता है गलत। नहीं समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बताने वाली हूँ? किसी को नहीं समझ में आ रहा? यही प्रश्न आया और ये सही आपने मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये प्रश्न आया उसी में गड़बड़ हुई। यहाँ अब बात को फिर से समझो, आप लोग नहीं, जो नहीं समझ पा रहे उसे समझो। यहाँ पे जब मैंने एक लिखा है तो ये एक किसका बोध करा रहा है? संख्या का। तो जो हमारा संख्यावाचक सर्वनाम है, ये एक तो मैं बोलते समय गड़बड़ कर देती हूँ, मैं लिखूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगी। मैं बोलते समय गड़बड़ कर देती हूँ, सर्वनाम बोल देती हूँ तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। चलो अब मैं इसको आपको लिख के बता रही हूँ। ये एक भाव है, और जिस टाइम आप इस भाव को समझ जाएंगे ना तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी आप वो भाव नहीं समझ पा रहे जो मैं बता रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे वाक्य लिया, हम यहाँ लिखते हैं कि एक लड़का खाना खा रहा है। अब इसी वाक्य को हम दूसरे शब्द से लिख रहे हैं कि कोई लड़का खाना खा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये जो एक है ये, और ये जो कोई है, आपको बताना है ये एक कौन सा विशेषण है? बताइए,
संख्यावाचक में कौन सा? आपने कहा कि ये संख्यावाचक है, ठीक है। अगर मैं आपको विकल्प में यहां अगर गणनावाचक देती और एक देती अनिश्चित, तो आप इसका उत्तर गणनावाचक ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये असल में है क्या? अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। हाँ, मैं वही बताऊं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये विशेषण बताइए, ये कौन सा विशेषण है? ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, गणनावाचक नहीं है। क्यों नहीं है गणनावाचक? क्योंकि गणना गिनती को बताता है और यह वाक्य गिनती को नहीं बता रहा, यह अनिश्चितता को बता रहा है। जब पहला, अब नीचे वाले को छोड़ के पहले इसको समझो। एक लड़का खाना खा रहा है, इससे आपको संख्या समझ में आ रही है कि अनिश्चितता समझ में आ रहा है कि कोई है जो खा रहा है खाना, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये किसको, ये क्या आ रहा है हमारा, अनिश्चितता को बता रहा है, ठीक है। वो एक आपको परिस्थिति बताएगा। जैसे मान लो हमने ऐसे कहा कि उस मैदान में एक लड़का खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक आ रहा है, अब वो संख्या को बता रहा है। अगर हम ऐसे कहें कि कमरे या क्लास में एक लड़का बैठा है, ठीक है। अगर हमने कहा क्लास में एक लड़का बैठा है, तो अब हमारा जो फोकस है वो संख्या की ओर है, ठीक है। हमने ऐसे कहा एक लड़का खाना खा रहा है, तो यहाँ अनिश्चितता है। लेकिन अगर हम कहें कि कमरे में या उसका मतलब जैसे हम किसी चीज को बता के, जैसे हमने क्लास में बताया, क्लास में बोला, तो हमने वो जगह निश्चित करके और तब बताया, क्योंकि क्लास में एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो आपको जो वाक्य आपके सामने आएगा, वो वाक्य आपको भाव का वो अर्थ देगा कि कैसे। जैसे मान लो, या इसको और अनिश्चित बनाने के लिए अगर हम ये कहें कि मोहन के साथ एक लड़का खाना खा रहा है, तो ये अभी निश्चित हो रहा है कि अनिश्चित हो रहा है? मोहन के साथ एक लड़का खाना खा रहा है, तो यहाँ पे आपको निश्चितता का बोध हो रहा है कि एक खा रहा है, या हम कहते हैं मोहन के साथ दो लड़के खाना खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि मैम इसमें भी तो हमको अनिश्चित ही लग रहा है, कौन लड़का खा रहा है? तो ये आपका पॉइंट आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा भाव आएगा, इसे आपको अनिश्चितता के साथ ही लेना है, क्योंकि अभी तक आपकी परीक्षा में जो है ये इसी तरह से आया है, जो प्रश्न अनिश्चितता के साथ आपको लेना है। जैसे जब कभी हो, मैं आपको कैसे बताऊं कि कौन से में एक संख्या को आप निश्चित में रखेंगे। जैसे मैंने कहा मैदान में एक लड़का खेल रहा है, इस बात को आप निश्चित के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। क्लास में एक बच्चा बैठा है, इसको निश्चितता के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा है कि एक लड़का खाना खा रहा है, ये हमारा संदेह को व्यक्त कर रहा है, भाव, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा लड़का खा रहा है। तो ये आपका अनिश्चितता में ही आता है और ये परीक्षा में प्रश्न आता है। गणनावाचक में भी देखेंगे गिनती आपका 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है। तो आप ऐसा समझिए, आगे भविष्य के लिए अगर कहीं पे एक संख्या आए ना, आप उसको अनिश्चित में ही रखिए, ठीक है। इसको आप अनिश्चित में ही रखें, क्योंकि एक जो है जब भी आता है वो अनिश्चित में ही लेके आता है। पर आप जब वाक्य को भाव को पढ़ेंगे ना, उस समय आपको पता भी चल जाएगा। तो आप 99% जो है एक वाला शब्द जब भी आएगा उसको अनिश्चित में ही रखिए, क्योंकि अभी तक यह प्रश्न 2 बार आया है और दोनों बार इसका उत्तर अनिश्चित ही उसने माना है। और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा विरोध खड़ा हो जाता है, पर यहाँ अनिश्चित का मतलब कोई से हो रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना है। अब हम इसको ऐसा मान लो, आपको कभी अगर थोड़ा संशय लगे तो आप एक के स्थान पर कोई रखकर देख लेना, अगर भाव ज्यादा सही सटीक बन जाता है तो आपका अनिश्चित हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये यहाँ पर तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया एक, लेकिन ये जो कोई शब्द लिखा है ये आपका होगा सार्वनामिक विशेषण। ये अनिश्चित नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये अनिश्चित है कोई, तो आप इसे ऐसे समझना कि ये जो कोई है, अगर हम विशेषण देखें तो ये अनिश्चय अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, ठीक है। हम जब विशेषण की बात करेंगे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, लेकिन जब हम सर्वनाम की बात करेंगे तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्यों? हमने पढ़ा था कोई और कुछ को किसके अंदर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। तो हम जो यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं कि ये कौन सा विशेषण है, तो हम पढ़ रहे हैं वो विशेषण जो सर्वनाम है।
और ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना छात्रों को इस पॉइंट में कि कोई लड़का खाना खा रहा है और ये कोई को अनिश्चय, या तो संख्यावाचक लिखा हो या ना लिखा हो, केवल ये लिखा आता है अनिश्चित विशेषण, ये लिखा होता है, या अनिश्चयवाचक विशेषण ये लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए, और वहां पे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ये कोई आ जाए या कुछ आ जाए और इससे पहले हो संज्ञा से पहले, तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण ही बनेगा अगर वो विशेषण पूछ रहा है तो। अगर वो उसको सर्वनाम में पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पता ही है वो कैसे होगा, लेकिन अगर वो विशेषण पूछ रहा है तो। एक एक पॉइंट और मुझे याद आ गया, एक प्रश्न और है जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है, बार बार रिपीट होता है। वाक्य कौन सा है? देखो, अगर आपको मान लो ये पॉइंट अभी ना समझ में आया हो जो मैंने अभी बताया था कोई वाला और ये, तो इसे छोड़ देना, इसको पीछे पकड़ना नहीं। जब दोबारा रिवीजन आप करोगे तो आपको उस पॉइंट में समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहले जो इतना भी पढ़ा है उसको समझो एक बार, कहते हैं ना पचा के खाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि दोनों का अंतर। आपका एक प्रश्न आता है, जैसे वह लड़का विदेश गया है, इस वाक्य में, इस वाक्य के अंदर प्रश्न होता है वह क्या है? विकल्प दिया है ए संज्ञा, विकल्प दिया है बी सर्वनाम, विकल्प दिया है सी विशेषण, और विकल्प दिया है डी अविकारी। सोच के देखो, बताओ, ये प्रश्न आता है, बार बार आता है। वह लड़का विदेश गया है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अविकारी है? इस वाक्य का उत्तर है विशेषण। अच्छा, सर्वनाम क्या, सर्वनाम की परिभाषा बताओ क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा लड़का है, इसके स्थान पे होता तो सर्वनाम होता। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। वह लड़का, ये उसकी इशारा कर रहा है, उसको निश्चित कर रहा है, और जो शब्द किसी वो सर्वनाम संज्ञा के निश्चित करे या उसको अनिश्चित करे और वो विशेषण के स्थान पर आए या संज्ञा से पहले लग जाए, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो असल में अगर यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण लिखता तो आप इसको पहचान लेते, लेकिन ये प्रश्न जो है आपका, आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप, हाँ अच्छा, अब मुझे बताओ, यही आप कहेंगे, चार विकल्प दिए हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे आपके सामने वाक्य क्या है? वह लड़का, ठीक है? लड़का क्या है? एक संज्ञा है। लड़का क्या, लड़का यहाँ पर संज्ञा है। इस संज्ञा के ये जो आगे स्थान है, ये किसका स्थान है? विशेषण का। और ये सर्वनाम विशेषण के स्थान पर रखा हुआ है। इस समय पवन अपनी मम्मी के पास नहीं है, ऑफिस में है। तो ऑफिस में है, तो अभी ये दरोगा है या बेटा है? दरोगा है। तो यहां पर जो वह है ये विशेषण के स्थान पर है। अरे ऐसे पहचाना, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पढ़ो। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पढ़ो। ऑनलाइन में कह रहे हैं ये उदाहरण तो आपने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी दिया था, तब तो सर्वनाम हुआ था ना। हाँ, तब सर्वनाम का भेद था, जो सर्वनाम, और मैंने क्या कहा कि हर निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है? क्या है? अरे जोर जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। हम्म,
वहीं पे देखो, संज्ञा के पहले आकर उसे निश्चित कर दे तब वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसीलिए तो देखो, आपको मैं एक बात बताती हूँ, मिक्स नहीं हो रहा है, आप लोग समझ लो। यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो इतनी सफाई से बच के यहाँ से जा सकती हूँ कि आपको रत्ती भर भी भनक नहीं लगेगी कि क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, दो जैसे किताबें बचती हैं, जैसे किताबें बचती हैं। पर एक बात बताइए कि मेरे पास पढ़ने के बाद भी अगर वही ढक के 3 पात रहे तो मेरे पास पढ़ने का मतलब ही क्या है? आपको ये लग रहा होगा कि मैम सब कुछ उलझ गया, आपको लग रहा है मैम सब कुछ उलझ गया। उलझ नहीं गया, उलझाया है जो आपको परेशान करेगा परीक्षा में जाके। तो गलतियां क्लास में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 10 बार समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद अब परीक्षा में करके आओ तो वो समस्या हो जाएगी मेरे लिए भी। तो अभी जो आपने यहाँ पे पढ़ा विशेषण, इससे क्या हुआ? आपको लगा मैम वही चीज तो सर्वनाम में आ रही है, वही चीज तो विशेषण में आ रही है। ये जो पॉइंट मैंने अभी आप लोगों के सामने क्रिएट किया है, ये पॉइंट आप लोगों का क्रिएट होता है जब आप रिवीजन करते हो वहां पर, और वहां कोई मास्टर आपके पास ना होता, तब तक कार्ड खत्म हो चुका होता है, कोई आपको डाउट भी नहीं देता। बात समझ में आई ना? तो अभी जो ये आपने पढ़ा है और आपके दिमाग में जो आया है, ये क्रिएट हुआ है आपका वो डाउट। तो अभी आपको क्या करना है, आपके सप्ताह में सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं, ठीक है? इन 2 दिन सैटरडे संडे में अपना रिवीजन करना शुरू कर दो घर पे जाके। अभी मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है? पढ़ा रही हूँ यहीं पे। तो अभी यहाँ पे आपको फिर से पढ़ना है। तो जो आपको जहाँ उलझना है समझ में पहचान आ गई, गुणवाचक किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं, परिमाणवाचक किसे कहते हैं, सब कुछ पता चल गया। आप एक बात बताओ, सब कुछ पता चलने के बाद भी जब परीक्षा में प्रश्न आते तो हल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि परीक्षा में आपका वहां से प्रश्न नहीं पूछा, कितना सरल था। गुण को बता रहा, अच्छा बुरा मोटा पतला आराम से समझ में आ रहा है, गुणवाचक है, उसे कौन बच्चा नहीं कर देगा? हर बच्चा कर देगा। लेकिन ये जैसे प्रश्न आ रहा है कि वह लड़का विदेश गया, अब इसमें वह पूछा, बताओ कौन सा ये सर्वनाम होगा कि विशेषण होगा, क्या होगा? अब यहाँ पे आप लगा के कि वह, अरे ये तो मैंने सर्वनाम में देखा है, तो सर्वनाम लगाया है, बार बार आ रहा है, हर साल आ रहा है आपका, इसका उत्तर विशेषण आता है। फिर यहाँ पे सब लोग आपस में कहते रहे ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। अब ये क्यों है, ये तो आपको समझना है। प्रथम दृष्टि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि पवन अपनी माँ के लिए बेटा है, माँ जब भी उसे देखेगी वो क्या बोलेगी? बेटा। पवन अपने टीचर के लिए छात्र है, तो टीचर जब भी देखेगा किस नजरिए से देखेगा? छात्र के नजरिए से। और पवन जब दरोगा बन जाएगा, ड्रेस पहन लेगा, तो पवन क्या दिखेगा? दरोगा दिखेगा ना। तो यहाँ पर जो ये वह है, अब ये दरोगा ही हो चुका है, मतलब कि विशेषण, क्योंकि कहाँ बैठा है? विशेषण के स्थान पर बैठा है। अगर मैं इसको यहाँ से जो ये लड़का शब्द है इसको उड़ा दूं, मैंने इसका स्थान उड़ा दिया, ठीक है? वह विदेश गया है, अब ये वह एक सर्वनाम हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसके स्थान पर आ गया? लड़के, यानी संज्ञा के लिए प्रयोग हो गया। तो जब ये संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, ये सर्वनाम उस समय है, ठीक है? और जब इसके आगे संज्ञा आ गई, अब इसके आगे संज्ञा आ गई तो ये संज्ञा को निश्चित कर रहा है। तो संज्ञा को निश्चित करते हुए अगर हमसे पूछा गया कि सर्वनाम का कौन सा रूप है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्यथा ये क्या है? ये विशेषण है, क्योंकि संज्ञा के सामने आकर संज्ञा के बारे में बताने का काम विशेषण करता है। तो अब ये संज्ञा के आगे लग के कह रहा है कि इसे मैं निश्चित कर रहा हूं, तो ये भी तो उसके बारे में कुछ बता रहा है ना, चाहे उसका निश्चित करना बता रहा है, चाहे उसका अनिश्चित करना बता रहा है। बात को ऐसे समझो, ठीक है? तो इससे आपको समझ में आएगा कि अब जब ये ऐसे आ रहा है और प्रथम दृष्टि जो हमको दिख रहा है, तो वो ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण के स्थान पर, हम इसके पास नहीं जा रहे, अंदर नहीं जा रहे, हम इसे दूर से देख रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा, अब ये ठीक वैसे ही है। एक शब्द था आपके पास, अत्यधिक। मैं अगर आपसे ये प्रश्न करूं कि अत्यधिक शब्द, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस अधिक, ठीक है? इसमें मूल शब्द अधिक है और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अति। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये बताइए कि अत्यधिक शब्द किस विधि से बना है? संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, और आपको एक चुनना है। तो क्या चुनेंगे? संधि। क्यों?
क्यों चुना आपने? क्योंकि आपको प्रथम दृष्टि इसमें जो दिख रहा है वो उत्पन्न विकार दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये यौगिक शब्द है और इसमें य बना है और ये इसके अंदर यण संधि हमारी उत्पन्न हो रही है, तो आपको प्रथम दृष्टि क्या दिख रहा है? इसमें संधि दिख रही है। जब हम संधि को तोड़ते हैं तो हमको इसमें उपसर्ग भी नजर आया कि इसमें जो एक शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है, तो इसका मतलब ये उपसर्ग से भी बना हुआ है। लेकिन वहीं पर हम एक शब्द लिखते हैं अतिरिक्त। अब आपसे पूछा जाए कि अतिरिक्त शब्द किस विधि से बना है? संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से? तो आप कहेंगे कि उपसर्ग से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको संधि नजर नहीं आ रही, इसमें एक उपसर्ग नजर आ रहा है और एक इसका मूल शब्द नजर आ रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है सामने से? उपसर्ग विधि दिख रही है। तो बस यही है, जब आपको पढ़ना होगा ना सामने से दिखता है, यही तो खेल है। और हिंदी में है क्या? बस ये बात है कि आपने अगर बचपन से हिंदी को हर पॉइंट को समझा होता कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इस कदम को आप पहले ही पढ़ लेते, आप समझ जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन अभी आप लोगों को जो थोड़ी सी समस्या हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप सब कुछ मतलब ए से लेके 100 तक गिनती आपको इसी क्लास में पढ़नी पड़ रही है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती याद होती तो आप 100 तक गिनती को बहुत आसानी से पचा जाते। जब छोटा बच्चा होता है सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 4। अच्छा, जब आप छोटे थे आपको 1 2 3 4 5 सिखाए गए थे, तो कहाँ तक? 20 तक सिखाया जाता है ना, तो बच्चा 20 तक सीख लेता है। फिर 20 के बाद हो गए 90 20, अब उसके बाद बोलते हैं अच्छा 21, तो फिर 21 22 23 29 वहां आके रुक जाएगा। फिर बोलेगा 30, तो बोलेगा 30 31 32 33 34। फिर उसको पता है क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो ऐसे ही चलना है, तो बस लास्ट में जो आता है वो वाला उसे बताता है, इस तरह से करके 100 तक पूरा कर देता है। तो ऐसे ही आपके पॉइंट हर क्लास में चलता है, बस यही फर्क है, इसलिए आपको थोड़ा सा वैसा लगता है ना। परेशान ना हो, विशेषण के जो अलग अलग पॉइंट है ये समझा दिए, और रही बात ये ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों की, तो ये सब तो आप आराम से कर लोगे, है ना। चलो।